हाय एवरीवन। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हों आप तक वो ज़रूर पहुंचे। और दूसरी चीज़, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपके जो भी क्वेरीज होती हैं आप वो ज़रूर हमें बताइएगा कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं टॉपिक से रिलेटेड, उसको ज़रूर देखा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। अब ठीक है, बस इतना ही इंट्रैक्शन आई थिंक बहुत है। अब ये मेरी हर वीडियो में होगा तो फिर फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, अब आप इस टॉपिक को स्टडी कीजिए। थैंक यू। हाय एवरीवन। आज हम लोग पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस करने वाले हैं और मेरे पास जो बुक है अभी सोशल साइंस के लिए, मतलब पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस करने वाले हैं हम। ये पहले मैं बता देती हूँ, ये आपको बीएड में हेल्प करेगा, ये आपको सीटेट में फॉर श्योर हेल्प करने वाला है। क्योंकि आपको पता है ना, सीटेट जो है वो अभी कुछ टाइम पहले अभी एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का, और वो आपने दिया होगा तो आप उससे रिलेट कर पाओगे। मतलब ये उसका सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट मैटर यानी कि ये जो है ना, ये आपको बीएड में हेल्प करेगा। ठीक है, डीएलएड में तो ये सोशल साइंस, डीएलएड के अंदर जो सोशल साइंस सेकंड ईयर में आता है ना, ये आपकी उसमें भी हेल्प कर देगा। क्योंकि उसके अंदर कुछ वो सेलेक्ट करने पड़ते हैं ना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो डीएलएड के अंदर सोशल साइंस की पेडागोजी भी होती है, बीएड के अंदर भी होती है, सीटेट में भी होती है सोशल साइंस की पेडागोजी। और जिस भी सब्जेक्ट के अंदर या जिस भी पेपर के अंदर आपका पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस है ना, ये उसमें आपको ज़रूर हेल्प करेगा। आपके मोस्टली सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर आपने ये वीडियोस देखनी तो। मतलब इससे रिलेटेड ये सारी पूरी एक वीडियो है। सो बेसिकली वैसे तो देखा जाए, बीएड की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो या डीएलएड की कर रहे हो या सीटेट की कर रहे हो तो ये सारा कुछ सफिशिएंट है। उसके अलावा अगर बुक पढ़नी है तो आप ये वाली बुक ले सकते हो। वैसे बहुत सारे लोगों के पास ये वाली पर्टिकुलर बुक होगी भी, और ये बुक है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस बीएड का, वो भी लक्ष्मी पब्लिकेशन का। लक्ष्मी पब्लिकेशन का ये बुक है। और ये सोशल साइंस केवल वही बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। या तो वो मैथ्स पढ़ेंगे, या तो साइंस पढ़ेंगे, या तो सोशल साइंस पढ़ेंगे। तो मैंने सोशल साइंस लिया था और साथ में मैंने इंग्लिश लिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इसी का तैयारी कर रहे हैं कि आपको सीटेट वगैरह बीएड एंड डीएलएड में भी हेल्प करेगा। ठीक है, डीएड में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उसके अंदर हेल्प करेगा। तो चलो, सबसे पहले हम अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक, विच इज़ पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, फाउंडेशन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस। यानी कि जो सोशल साइंस है उसका कॉन्टेक्स्ट कैसा है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि हम इसके अंदर पढ़ क्या रहे हैं, इसके फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे। फाउंडेशन का मतलब है आधार, आधार का मतलब होता है बेस। यानी कि सोशल साइंस को कैसे पढ़ा जा सकता है, सोशल साइंस का मीनिंग क्या है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मीनिंग। मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है। सोशल साइंस का नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, इसका स्कोप कैसा है, इसका क्षेत्र कैसा है, वो सब हम सारे वर्ड समझेंगे। पहले अभी हम समझ रहे हैं कि मीनिंग क्या है सोशल साइंस का। सो देखो, सोशल साइंस का मीनिंग होता है, हिंदी में सोशल को कहते हैं समाज, और इसको कहते हैं विज्ञान, यानी कि सामाजिक विज्ञान। यानी कि समाज को जानने का विज्ञान है ये। यानी कि समाज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समाज में बहुत रिश्ते बनते हैं, इंटरैक्शंस यानी कि अंतक्रिया होती है। समाज के अंदर बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण हम करते हैं। संस्था का मतलब है समाज में सोसाइटी होती है। ठीक है, सोसाइटी एक अलग चीज़ तरीके की होती है, परिवार अलग होता है। ये सब कुछ वैज्ञानिक तौर पे बना हुआ है। इसकी हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं, इसलिए क्योंकि ये इसके कुछ मतलब वैज्ञानिक तौर पे इसलिए अध्ययन कर रहे हैं इसका, क्योंकि यहाँ पे ना ऑब्जेक्टिविटी भी शामिल होती है, कुछ हद तक वस्तुनिष्ठता भी शामिल होती है। और हम इसको साइंस से रिलेट इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम साइंटिफिक तौर पे स्टडी कर सकते हैं, या जिनका मतलब साइंस से लेना देना है। क्योंकि आप खुद देखो, अगर हम अपने भौतिक पर्यावरण की बात करें, यानी कि अपने नेचर की बात करें, अपने इन्वायरमेंट की बात करें, तो इन्वायरमेंट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप साइंस में भी पढ़ते हो। जैसे मिट्टी के बारे में, मृदा के बारे में आप साइंस में पढ़ते हो, और आप घर से बाहर निकलो आपको मिट्टी दिखी जाएगी। तो मिट्टी जो है आपके भौतिक पर्यावरण, आपकी इन्वायरमेंट का हिस्सा है। साथ में उसी चीज़ को आप सोशल साइंस और साइंस दोनों में पढ़ते हो। कोई कोई पेट्रोलॉजिस्ट होता है, पेडोलॉजिस्ट होता है, यानी कि जो रॉक की स्टडी करते हैं, रॉक्स पत्थर जो आपको अपने आसपास मिल जाएंगे, आप उसकी स्टडी करते हो रॉक्स की, तो आप पेट्रोलॉजिस्ट हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर आप सॉइल की स्टडी करते हो, यानी कि मिट्टी की, मृदा की स्टडी करते हो, तो आप पेडोलॉजिस्ट हो, पीईडी हो, पेडोलॉजिस्ट हो। तो मतलब इन्वायरमेंट, भौतिक इन्वायरमेंट में आप जो कुछ भी देख रहे हो ना, उसका रिलेशन साइंस से भी है, इसलिए इसको साइंस भी कहा जाता है। और हम जो भी संस्था बनाते हैं, हम क्यों बनाते हैं,
उसको भी हम इसी में समझते हैं। और कोई भी साइंटिफिक चीज़ होती है ना, तो क्या है, क्यों है, इस चीज़ का जवाब देता है। तो समाज के अंदर हम जो भी चीज़ बनाते हैं उसका भी हमें जवाब मिलता है कि क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, क्या इसकी आवश्यकता होती है। जैसे हम साइंस में इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं, वैसे हम इसमें भी करते हैं। तो इसलिए इसको सोशल साइंस का नाम दिया है, क्योंकि इसके पीछे एक साइंस काम करती है, इसके पीछे विज्ञान काम करता है। क्योंकि कोई भी चीज़ होने का कोई ना कोई रीज़न होता है। कोई भी चीज़ हुई है उसका एक रीज़न है, बारिश हुई है तो उसका रीज़न होगा, ठीक है। अगर बारिश हुई है तो उसका रीज़न होगा। मान लीजिए वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, यानी कि अगर ज्वालामुखी आई है तो उसका कोई रीज़न होगा। अगर अर्थक्वेक आया है, यानी कि भूकंप आया, तो उसका भी एक रीज़न होगा। वैसे ही हमारे समाज में बहुत सारे संगठन बनते हैं। संगठन का मतलब होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट हम लोग बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, उसका कोई ना कोई रिलेशन होता है, इसलिए इसको हम साइंस कह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सामाजिक विज्ञान होता क्या है? तो सामाजिक विज्ञान का सिंपल मतलब है समाज के विषय में किया जाने वाला अध्ययन। यानी कि अगर जब भी आप समाज के बारे में स्टडी करते हो, सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हो, तो सोसाइटी के बारे में आप जो कुछ भी अध्ययन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उसके अंदर सोशल साइंस के अंदर इसको रखा जाता है। सोशल साइंस के अंदर हम समाज का अध्ययन करते हैं, एक व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक कैसे बनाया जा सकता है, वो अपनी ड्यूटीज़ कैसे निभाए, वो उसके अंदर इस चीज़ की बात की जाती है। तो समाज के विषय में किया जाने वाला अध्ययन, यानी कि जब आप सोसाइटी को स्टडी करते हो, सो दैट इज़ सोशल साइंस। जब आप सोसाइटी को, समाज को, हमारे समाज के अंदर जो भी हम इंटरैक्शंस करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, जब आप उसको स्टडी करते हो, समाज के अंदर इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, इतने सारे संबंध होते हैं, इतनी सारी गतिविधियाँ यानी कि एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। तो सोशल साइंस के अंदर समाज में, समाज के विषय में, यानी कि समाज का अध्ययन, समाज का स्टडी जो भी कुछ किया जाता है वो सोशल साइंस के अंदर किया जाता है। ताकि चाहे आप ये ले लो कि सोसाइटी कैसे काम करती है, एक सोसाइटी के अंदर जो मूल्य होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, उनका क्या काम होता है, तो ये सब कुछ की स्टडी हम सोशल साइंस के अंदर करते हैं। सोशल साइंस पहले एज अ सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। 1916 में अमेरिका में इसको विद्यालय के स्तर पे, यानी कि स्कूल लेवल पे इसको हमने शुरू किया। सो 1916 में क्या लिखा है, 1916 अमेरिका विद्यालय स्तर पे स्थापित किया गया। यानी कि 1916 में सोशल साइंस की स्टडी को हमने अमेरिका में विद्यालय लेवल पे, यानी कि स्कूल लेवल पे पढ़ाया, इसको स्थापित किया और वहाँ के करिकुलम में इसको ऐड किया। करिकुलम का हिंदी होता है पाठ्यक्रम, यानी कि जो सिलेबस होता है उसके अंदर ऐड किया इसको। अब समाज के अंदर हम और क्या-क्या पढ़ते हैं? देखो, समाज, आपको पता है ना कि हम सभी समाज का हिस्सा हैं। सिंपल सी बात है, हम सभी समाज का हिस्सा है और हम सोशल एनिमल्स हैं। भई हमें कुछ लोग तो चाहिए अपने आस-पास हमें बात करने के लिए। तो क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं, हमें समाज के अंदर लोग चाहिए बात करने के लिए। तो समाज के अंदर बहुत सारे व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों का अध्ययन भी सोशल साइंस में होता है। हमारे संबंध, हमारे रिलेशंस का अध्ययन भी सोशल साइंस में होता है। हम जो भी क्रियाएँ करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ करते हैं, उसका भी अध्ययन सोशल साइंस में होता है। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमी के अंदर और ज्योग्राफी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि एक इंसान जो है वो अपना लाइवलीहुड, यानी कि अपना जीवन यापन कैसे करता है। कृषि करके करता है, खेती बाड़ी करके, एग्रीकल्चर करके करता है, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करके करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को हम बोलते हैं कुछ बनाने के तौर पे, यानी कि विनिर्माण कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण करके, मैन्युफैक्चर करके करता है, यानी कोई चीज़ बनाता है इंडस्ट्री में, ऐसे करता है, या फिर वो सर्विस देता है, यानी कि वो सेवाएं प्रदान करता है। तो इसके अंदर हमने अलग अलग इकोनॉमी के जीवन यापन करने के तत्वों को पढ़ा कि इसके अंदर हम इकोनॉमी में कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, क्या-क्या काम हम कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर क्रियाओं को भी पढ़ते हैं। इसमें अपने वातावरण, अपना पर्यावरण की स्पेलिंग गलत लिखी है, पर जो आपका पर्यावरण होता है उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं उसका अध्ययन करते हैं। हम अपने समाज का, हम अपने भौतिक वातावरण, भौतिक मतलब जो आपका फिज़िकल वातावरण है, जैसे कि हम एयर क्वालिटी उसकी स्टडी कर सकते हैं इसके अंदर सोशल साइंस में। पानी की स्टडी कर सकते हैं क्योंकि हमारे आस-पास यही सब चीज़ें हैं। एनिमल की स्टडी कर सकते हैं और प्लांट्स की स्टडी कर सकते हैं। ये सब कुछ सोशल साइंस का ही हिस्सा है। ठीक है, बारिश कैसे हो रही है, क्लाउड कैसे बनते हैं, ये सब कुछ सोशल साइंस का हिस्सा है, क्योंकि हम ये अपने आसपास देखते हैं, हम इनका स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या पता चला हमें, सोशल साइंस यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है, उसका अर्थ है जब आपको समाज का ज्ञान मिले, समाज के विषय में, यानी कि सोसाइटी के बारे में जब आप कुछ अध्ययन करो, पढ़ो, तो उसको सोशल साइंस कहेंगे। 1916 में जो अमेरिका है, वहाँ पर सबसे पहले बच्चों को स्कूल लेवल पे सोशल साइंस की क्लासेस दी गई थी, मतलब पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था। साथ ही में इनके पाठ्यक्रम के अंदर, इनके करिकुलम में इस चीज़ को शामिल किया। संबंध, अब हम सोशल साइंस में पढ़ते क्या है, लोगों का संबंध, आपस में कैसा रिलेशनशिप पढ़ते हैं, एक व्यक्ति क्या क्या क्रिया करता है,
अंतःक्रिया मतलब जिसको इंटरेक्शन करते हैं अपने वातावरण के साथ, अपने पर्यावरण के साथ कैसा इंटरेक्शन करता है, बाकी समाज के अन्य लोगों के साथ कैसा इंटरेक्शन करता है, सोसाइटी के लोगों के साथ कैसा इंटरेक्शन करता है, भौतिक एनवायरनमेंट यानी कि भौतिक वातावरण मतलब अपना जो फिजिकल साइंस है उसके साथ कैसी अंतःक्रिया करता है, पेड़ पौधों को सुरक्षित कंजर्व करके रखता है, संरक्षण प्रदान करता है कि नहीं करता, ये सब कुछ आता है। और इंटरेक्शन करता है, हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, साथ ही साथ क्योंकि हम समाज का हिस्सा है, हम ये समझते आए हैं कि पहले हम कैसे रहते थे, आज हम कैसे रहते हैं और आगे हम कैसे रहेंगे। इसका भी अध्ययन हम सोशल साइंस में करते हैं। पहले हम देखो पहले कैसे रहते थे, स्टोन एज में रहते थे, राइट। स्टोन से, पत्थरों से सारी चीज़ें हुई होती थी। पत्थर हमारे फ्रेंड्स भी होते थे और हमारे दुश्मन भी होते थे। जैसे किसी ने हमको पत्थर मार दिया तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग फिर हम लोग को लग सकती है, चोट लग सकती है। पत्थर हमारे फ्रेंड्स भी हैं क्योंकि पत्थरों को घिस करके ही फिर आग का आविष्कार हुआ है। इसके अलावा पत्थरों से औजार हम बनाते थे शिकार करने के लिए, राइट। सो इसीलिए पहले हम कैसे रहते थे, स्टोन एज में रहते थे। फिर धीरे धीरे हम सभ्य हुए और ज़्यादा सभ्य हुए, उसके बाद हम और अच्छे से रहने लग गए। यानी कि पहले कैसे रहते थे, अब कैसे रहते हैं, अब हमारे पास तकनीक इतना सब कुछ आ चुका है। अब आगे कैसे रहेंगे फ्यूचर में, ये भी, इसकी बात भी सोशल साइंस में हम करते हैं। ठीक है, पहले हम कैसे कपड़े पहनते थे, हमारी परिधान, हमारे कपड़े, हमारी लैंग्वेज वगैरह सब में चेंजेस हुए हैं। इसके अलावा हम सोशल साइंस के अंदर एक नागरिक की क्या ड्यूटीज होती हैं, हम अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं, हम सोसाइटी के साथ कैसे समायोजन या कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, हम ये भी समझते हैं सोशल साइंस के अंदर। तो अभी क्या पता चला हमको, समाज के विषय में हम अपना ज्ञान जो भी है वो विषय में अध्ययन करते हैं, मतलब ज्ञान हमें मिलता है। 1916 में पहली बार अमेरिका के अंदर ये शुरू हुआ था। एमसीक्यू में आ सकता है ये, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, DSSS के किसी भी उसमें पूछा जा सकता है ये। मतलब टीचिंग सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि कब हुई शुरुआत सोशल साइंस की। तो 1916 में अमेरिका में हुई थी सबसे पहले, उसके बाद हमारे यहाँ पर इस सब्जेक्ट को लेकर आया गया। और सोशल साइंस के अंदर हम जितने भी संबंध रिलेशन होते हैं, व्यक्ति की क्रियाएं जो होती हैं, गतिविधियां, जो भी एक्टिविटीज़ वो करता है, जो भी उसका भौतिक पर्यावरण फिजिकल साइंस है उसके बारे में वो स्टडी करता है, फिजिकल सराउंडिंग्स के बारे में हम इंटरेक्शन करते हैं, हम अंतक्रिया करते हैं एज अ। और ये सोशल साइंस हमें एक अच्छा नागरिक भी बनाता है कि कैसे हमें दूसरों के साथ अच्छे से रहना है। ठीक है, जहाँ पर जैसे ये अगर बलिदान देना पड़े, सैक्रिफाइस करना पड़े तो वो भी आता है, वो भी हमको सिखाता है। भाईचारा, कैसे हार्मोनियस रिलेशनशिप में रहना है, वो भी सिखाता है। हमें अपनी ड्यूटीज़ पता चलती है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं अपने देश के लिए, वो भी हमें पता चलता है सोशल साइंस से। आज के समय की समस्या का समाधान सोशल साइंस ना आज के उससे जुड़ी, मतलब आज जो हमारे सामने इतनी समस्याएं हैं, क्यों समस्याएं हमारे सामने, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का युग हो चुका है, टेक्नोलॉजी का युग आ चुका है और मॉडर्निटी आ चुकी है। तो मॉडर्न होने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं और बहुत सारी समस्या भी आ रही है। जैसे साइबर क्राइम हो गया, ठीक है, साइबर क्राइम मतलब वो जो आजकल स्कैम वगैरह चल रहा है, उसको भी आप सोशल साइंस के अंदर पढ़ सकते हो कि कैसे आप अवेयर रहो, क्योंकि सोशल साइंस की कई सारी ब्रांचेस है, तो उस ब्रांचेस में ये भी होगा जहाँ पर से आप ये समझ सकते हो। तो मतलब सोशल साइंस आज आपको आज की जो समस्या है उसका समाधान करना बताती है। जैसे कि आज के टाइम पे हम अपना पानी नहीं स्टोर कर पा रहे हैं या फिर हम बड़े केयरलेस है पानी को लेकर के, तो हमें क्या करना चाहिए, पुराने समय में जैसे जोड़ बनाते थे या जो स्टेप वेल्स बनाते थे या जो पानी को सेव किया जाता था वाटर हार्वेस्टिंग करके, बहुत पहले के लोग भी करते थे, हम वो सब कुछ अब भी अपना सकते हैं। तो मतलब ये हमें आज की जो भयानक समस्या है ना उसका समाधान भी देता है। और इसके अंदर मानवीय अंतक्रिया का अध्ययन करते हैं कि मानव जो है कैसे इंटरेक्ट करता है, उसका अध्ययन होता है। सहयोग का अध्ययन करता है कि हम सोसाइटी के अंदर समाज में रह करके सहयोग यानी कि अपना कॉर्पोरेशन कर भी रहे हैं कि नहीं, ये भी हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। और विज्ञान और तकनीक ने तो इतनी ज़्यादा तरक्की ला दी है, इतने ज़्यादा चेंजेस ला दिए हैं कि आज हमारी समस्या जो है ना, प्रॉब्लम्स जो है, उससे निपटने का भी आंसर हमें सोशल साइंस देता है। तो इसलिए सोशल साइंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा कि सोशल साइंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसका मीनिंग क्या है। तो पहले सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन का मतलब है समाज का अध्ययन करना, सिंपल लैंग्वेज में समाज का अध्ययन ही सोशल साइंस कहलाता है। साइंस इसलिए क्योंकि समाज के अंदर भी जो भी वो बनता है, समाज जो भी बना होता है वो किसी वैज्ञानिक विधि से हम बनाते हैं कि हमें कुछ काम करना हो, किसी चीज़ को पाना हो, किसी लक्ष्य को पाना हो, किसी ऑब्जेक्टिव को पाना हो, इसलिए भी हम समाज बनाते हैं, तो ये साइंटिफिक हो गया। इसके अलावा समाज के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका जुड़ाव विज्ञान से होता है, तो इसलिए इसको सोशल साइंस कह रहे हैं। 1916 में पहली बार अमेरिका में शुरू करवाया था, जिसके बच्चों के करिकुलम से इसको शुरू किया गया। और हम सोशल साइंस में व्यक्ति संबंधों का, जो हमारी इंटरेक्शंस होती हैं, पर्यावरण जो होता है, उन सब का अध्ययन करते हैं। और आज के समय की जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स है उसका हमें सॉल्यूशन प्रदान करता है कौन, सोशल साइंस। इसलिए ये सोशल साइंस इंपॉर्टेंट था। अब ये एक बुक का ही एक फोटो है। अब बुक के फोटो पे जाने से पहले हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। एक तो वो आ सकता है एमसीक्यू में कि अमेरिका में 1916 में शुरू हुआ था, कब हुआ था शुरू। और एक आ सकता है ये कि हमारा जो पहले ना हम सोशल
साइंस को सोशल स्टडीज़ कहा जाता था, लेकिन उसके बाद इसको सोशल साइंस में चेंज किया। तो कब किया चेंज? तो यहाँ पे लिखा है 2005 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको पता है, ठीक है? एनसीईआरटी ने 2005 में राष्ट्रीय फोकस ग्रुप, जिसको हम नेशनल फोकस ग्रुप कहते हैं, नेशनल फोकस ग्रुप कहते हैं, राष्ट्रीय फोकस समूह कहते हैं, उसने इसमें चेंजेस करे। उसने सजेस्ट किया, जो कि हमने मान लिया, एनसीईआरटी ने मान भी लिया। नेशनल करिकुलम में सामाजिक अध्ययन के स्थान पर, यानी कि सोशल स्टडीज के स्थान पर, अब हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रयोग करेंगे, यानी कि इस शब्द का प्रयोग करेंगे, इस पद का प्रयोग करेंगे। सो बेसिकली समा ओ ओ हाँ सो बेसिकली, अभी क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ये भी गड़बड़ हो गई है। चलो एनीवेज, इसको हम ऐसे सेट कर लेते हैं। मैंने अच्छे से किया था यार, पता नहीं क्या हो गया। ओके, सो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो एनसीईआरटी है, ठीक है, जो एनसीईआरटी है बेसिकली, तो एनसीईआरटी नेशनल फोकस ग्रुप की सहायता से उसने नेम चेंज करा किस चीज़ का? सामाजिक अध्ययन, यानी कि सोशल स्टडीज़ के बजाय, सोशल स्टडीज़ के बजाय, अध्ययन मतलब स्टडी, सोशल स्टडीज़ के बजाय हम सामाजिक विज्ञान शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ये कब हुआ? 2005 में। और उन्होंने सजेस्ट किया और हमने इस चीज़ को माना भी। फिर हम जो ये सोशल साइंस कह रहे हैं ना, इसके सब्जेक्ट को हम बहुत विस्तृत मान रहे हैं। विस्तृत का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है? व्यापक जिसको हम कहते हैं, विस्तृत मान रहे हैं। बहुत ही बड़ा विषय है, बहुत ही व्यापक विषय है। आप क्यों कह रहे हैं बड़ा? क्योंकि आप खुद देखो, फोटो में देखो, ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है जिस सब्जेक्ट के अंदर बाकी और भी सब्जेक्ट उसके साथ जुड़ जाते हैं। सोशल साइंस के अंदर देखो, सामाजिक विज्ञान के अंदर कितने विषय जुड़े हुए हैं? हिस्ट्री भी जुड़ा है, हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? इतिहास में कुछ एरियाज में लोग ऐसे कपड़े क्यों पहनते आए हैं? क्योंकि वहाँ की जोग्राफिकल, यानी कि वहाँ की भौतिक स्थिति कुछ और रही होगी। तो मतलब कहीं न कहीं इतिहास का जुड़ाव मतलब प्रकृति, यानी कि ज्योग्राफी से भी है। उस जगह पे रहने वाले लोगों की साइकोलॉजी कैसी है। तो सोशल साइंस से हिस्ट्री, यानी कि इतिहास, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, लिटरेचर, क्योंकि आप जिस समय काल में होंगे, जिस टाइम एंड स्पेस में होंगे, उसी हिसाब से आप लिटरेचर भी लिखोगे। आप जो भी लिखोगे ना, उसका असर आपके इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में आप हो, उसका असर आपके आपके जो भी आपकी रचनाएं हैं, जो भी आपके साहित्य है, उस पर भी पड़ेगा। तो भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे फिजिकल साइंस मतलब क्लाउड्स, रेन वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ोगे। आर्किटेक्चर कैसे करना है, किस एरिया में, जैसे मान लो पानी वाले घर हैं, तो वहाँ पे कौन से, देखो पानी वाले घर हैं, पानी है यानी कि ज्योग्राफी, भूगोल है। अब भूगोल कैसे डिसाइड करेगा कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, या हमें कैसे जो स्थान है, यानी कि हमें कैसा आर्किटेक्चर बनाना चाहिए, हमें कैसे घर बनाने चाहिए। जिस जगह पे ज़्यादातर फ्लड आती है, जिस जगह पे बहुत ज़्यादा सुनामी और बहुत ज़्यादा फ्लड या फिर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक वगैरह आता है, वहाँ पे कैसे घर बनाओगे आप? तो आर्किटेक्चर आ गया ना, यानी कि ज्योग्राफी का संबंध आर्किटेक्चर से भी है, और ज्योग्राफी सामाजिक विज्ञान का पार्ट है, तो सब कुछ एक साथ है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी भी आता है, इकोनॉमिक्स होता है, सिविक्स होता है, जिसको हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। नागरिक को क्या क्या होना चाहिए, उसके अधिकार उसको पता होना चाहिए, अगर वो एक समाज के अंदर रह रहा है। तो इकोनॉमिक्स, किस जगह पे क्या काम किया जा सकता है, किस जगह पे कौन सा बिजनेस सक्सेसफुल होगा। अगर आप किसी माउंटेनियस एरिया पे सोचोगे कि वहाँ पे हम इंडस्ट्री खोलेंगे, कोई भी तरह की, और वहाँ पे जो है हम एग्रीकल्चर करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी इसे अलाउ नहीं करेगी। तो आपको एक समाज का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ साइंटिफिक चलता है यहाँ पे, ठीक है? फिलॉसफी हो गया, वो साइकोलॉजी था, ये फिलॉसफी, लिबरल आर्ट्स जिसको हम कहते हैं, जो भी आजकल हम नया देख रहे हैं, रिलीजन है। अच्छा, लिबरल आर्ट्स के अंदर वो पेंटिंग्स भी आती हैं, जैसे मोनालिसा पेंटिंग हो गई, द लास्ट सपर पेंटिंग हो गई, लियोनार्डो दा विंची की, है ना? कल्चर के बारे में भी पढ़ते हैं, और सोशल स्टडीज। तो बेसिकली सोशल साइंस एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री है, इसके अंदर क्या क्या है? हिस्ट्री है, देखो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। सब कुछ सब्जेक्ट को हम एज अ होल करके पढ़ते हैं, इसीलिए ये बहुत विस्तृत, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत व्यापक सब्जेक्ट है। दूसरा चीज़, इसमें हम रियलिटी बेस्ड प्रॉब्लम को सुलझाते हैं, जैसे कि रियल में हमें अभी पानी की समस्या है, ठीक है? रियलिटी में हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो संसाधन है वो कम हो रहे हैं, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो रियल बेस्ड प्रॉब्लम को सोशल साइंस के अंदर वो सॉल्व किया जाता है, राइट? तो अभी आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि एनसीईआरटी ने 2005 में एनसीजी ने, मतलब नेशनल फोकस ग्रुप ने, राष्ट्रीय फोकस ग्रुप ने नेम चेंज करने के बारे में बात की थी। किसका? सामाजिक अध्ययन,
का बजाय हम सामाजिक विज्ञान बुलाएंगे, सोशल स्टडीज़ के बजाय सोशल साइंस बुलाएंगे। इसका इसलिए विषय बहुत ज़्यादा व्यापक है और इसका नेम चेंज किया गया, और ये रियलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स की बात करता है, जो भी आपके सामने अभी है, पानी की समस्या, रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है उसकी समस्या, सभी का समाधान ये करने की कोशिश करता है। और इसके साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स आकर के जुड़े हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट तो यही फोटो को मैंने थोड़ा समझाने का प्रयास किया है, इसी फोटो को समझाया है। ओके, सो देखो यहाँ पे लिखा है, एक तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ इसका जुड़ाव, जैसे हिस्ट्री के साथ। अब आप देखो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपस में संबंधित है, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी आपस में संबंधित है, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी भी आपस में संबंधित है। अगर हम इनका कनेक्शन निकालने के लिए बैठे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको कनेक्शंस मिल जाएंगे। लिटरेचर, अब देखो, जिस जगह पर बहुत गर्मी होगी वहाँ पर कैसा लिटरेचर होगा, वहाँ पर लिटरेचर में आपको उस ज्योग्राफिकल एरिया के एसेंस, यानी कि उसके कुछ छाप देखने को मिलेगी आपको साहित्य में। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है, मान लो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है, लेकिन फिर भी मैं मुझे जो है साहित्य लिखना है, कोई पोयम लिखनी है, कुछ भी लिखनी है, तो मेरे पोयम में कहीं ना कहीं बैड वेदर कंडीशंस, या फिर सूरज की तेज धूप, या फिर पानी की कमी का इजहार ज़रूर होगा। तो आपका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो आपका इतिहास का माहौल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, मान लो हमारे यहाँ पे राजतंत्र है, तो उस राजतंत्र होने का, जो राजतंत्र होगा उसका असर मेरी कहानियों पे, मेरे पोएम्स पे पड़ेगा। तो इसलिए ये सब कुछ ना एक लिंक्ड है, ठीक है, सब कुछ का एक एक कनेक्शन होता है। कनेक्शन ढूंढने बैठेंगे तो बहुत कनेक्शन मिल जाएंगे, धर्म और संस्कृति का कनेक्शन मिल जाएगा, धर्म और ललित कलाओं का वो मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं एक बात करूँ तो, जैसे अगर जब हम 12th क्लास में, अब तो वो चैप्टर डिलीट कर दिया खैर, लेकिन जो 12th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था मुगल एम्पायर के ऊपर, द क्रॉनिकल्स ऑफ मुगल एम्पायर, तो उस मुगल एम्पायर क्रॉनिकल्स के अंदर एक ये टॉपिक हुआ करता था कि कैसे जो अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो धर्म गुरु होते थे इस्लाम में, जो धर्म गुरु थे, उन्होंने वर्जित किया था, उन्होंने मना किया था कि आप लोग जो है वो फोटोज या जो ड्राइंग है वो नहीं बना सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्रिएशन का काम ना भगवान, यानी कि जो ईश्वर है, जो गॉड है, मतलब जो अल्लाह है, उनका है। तो आप कैसे कर सकते हो ये चीज़? तो इन्हीं के बीच में, और अकबर एंड और बहुत सारे और जो लोग थे, उनके बीच में एक बहस, काइंड ऑफ एक डिबेट हुआ था, चर्चा हुई थी। और इसीलिए हमको बहुत सारी क्रॉनिकल्स में एक तरफ मतलब फोटोज मिल जाती है, क्योंकि एक तरीके से वो लोग फोटोज लगाते थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो व्यक्ति अनपढ़ है वो अगर मान लो कि फोटोज देख करके पहचान लेगा या फोटोज बनाई जा सकती है तो वो बना लेते थे, लेकिन ये वर्जित था, ये मना था, ठीक है। मतलब ऐसा बुक में लिखा हुआ है कि आप लोग नहीं ड्रॉ कर सकते थे, क्योंकि उनके अंदर एक डिबेट था कि ये क्रिएशन का काम जो है उनका है, भगवान का है, यानी कि ईश्वर जो भी गॉड है उनका है, अल्लाह का है, आपका नहीं है। तो इनके बीच में इसलिए, और फिर शायद गाने को लेकर के भी ऐसा कुछ था, गाने का तो नहीं मुझे, लेकिन ड्राइंग का ज़रूर याद है, मतलब चित्रकला का ज़रूर याद है। तो इसलिए धर्म और ललित कलाएँ जो लिबरल आर्ट्स होते हैं, आर्ट फॉर्म्स होती हैं, उनसे भी रिलेटेड है। और वैसे ही नागरिक शास्त्र फिलॉसफी से रिलेटेड है कि कैसे हम नागरिक को एक अच्छा नागरिक बनने पर मजबूर कर सकते हैं, कैसे। तो मतलब अगर खोजने के लिए जाएँ रिलेशंस तो बहुत सारे हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर मेरा ये कहने का मतलब था कि सोशल साइंस के अंदर अभी हमने मीनिंग को समझा है। किसको समझा है? मीनिंग को। देखो इन 2 स्लाइड्स में ना हमने मीनिंग समझा है अभी, ठीक है। यस, इन 2 स्लाइड्स में हमने मीनिंग को समझा है। इस स्लाइड में एक ये वाली जो स्लाइड थी, ठीक है, एक ये वाली स्लाइड, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है अभी। तो इस वाली स्लाइड को हमने समझा, ठीक है। इसके अलावा मीनिंग समझा था, और एक इस वाली स्लाइड में हमने थोड़ा मीनिंग को समझा, और इसमें हमें ये पता चला कि मीनिंग क्या है, इसका विस्तृत है, व्यापक ऐसा विषय है। इसके अलावा अब आ जाओ नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, यानी कि सोशल साइंस की प्रकृति कैसी है, तो सेम आंसर होगा, सोशल साइंस की प्रकृति विस्तृत है, विशाल है। सोशल साइंस की प्रकृति कैसी है? विस्तृत है और विशाल है, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेचर ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस का नेचर कैसा है? तो यहाँ पे लिखा है नेचर यानी कि प्रकृति, उसका स्वभाव कैसा है सोशल साइंस का। भाई सोशल साइंस कैसा स्वभाव है, जो भी पिछले पढ़ा था, पिछला भी पढ़ा था कि ये समाज का अध्ययन करता है, वो सब भी इसमें लिखा जा सकता है, वो मीनिंग भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा है मानवीय परिप्रेक्ष्य में, यानी कि ह्यूमन कॉन्सेप्ट में समाज का अध्ययन, यानी कि जब हम समाज का अध्ययन करते हैं, समाज मतलब सोसाइटी का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम सोशल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर समाज का अध्ययन होता है मानवीय परिप्रेक्ष्य में, यानी कि ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में। ह्यूमन जो है, एक मानव जो है, वो समाज को कैसे देखता है, उसकी कॉन्टेक्स्ट में हम इसका अध्ययन करते हैं। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, मतलब एक जटिल प्रक्रिया कह लो या बहुत ही जटिल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें इतने सारे सब्जेक्ट मिक्सड हैं, तो ये जटिल है, थोड़ा सा इसका नेचर कॉम्प्लेक्स है। लेकिन सोशल साइंस हमेशा एक समाज की उन्नति, यानी कि उसके आगे प्रॉस्पेरिटी की बात करता है,
संपन्नता, उसकी उन्नति हो, इसकी बात करता है, उसके भविष्य को लेकर के चिंतित रहता है और अपने वर्तमान को सही रखने की बात करता है। तो इसलिए सोशल साइंस हमारे कोई भी जिस भी हम उससे बिलॉन्ग करते हैं, राष्ट्र या जिस भी हम देश के हैं, उसकी उन्नति के बारे में सोचता है सोशल साइंस, उसके भविष्य के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में सोचता है और अपने वर्तमान को अच्छा रखने के बारे में सोचता है। ठीक है? इसके अलावा हमने अभी जो पढ़ा कि सोशल साइंस जो है उसका नेचर, प्रकृति बहुत बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? यहाँ पे लिखा है क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी है। डिसिप्लिन मतलब बहुत सारे विषय इसके साथ आकर के मिल जाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। वो क्षेत्र कौन से हैं? हिस्ट्री भी एक क्षेत्र है, ज्योग्राफी भी एक क्षेत्र है, इकोनॉमी भी एक क्षेत्र है। तो इन सभी क्षेत्र से जो अभी हमने फोटोज देखी ना, उन सब के साथ ये मिक्स्ड है, यानी कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, ठीक है, साहित्य, लिटरेचर को साहित्य कहते हैं, आर्किटेक्चर वास्तुकला, सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, फिलोसफी यानी कि जो दर्शन शास्त्र है, कल्चर यानी कि जो धर्म है, कल्चर मीन्स जो आपका संस्कृति है, रिलीजन मीन्स जो धर्म है, लिबरल आर्ट्स मतलब जो ललित कलाएं हैं, डेमोक्रेसी का मतलब है जो कि लोकतंत्र है, फिजिकल साइंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो भौतिक विज्ञान है, और लिटरेचर यानी कि साहित्य है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। सारे सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस के अंदर ऐसे मिक्सड अप हो जाते हैं। मिक्सड अप कह लो कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका नेचर कैसा है, बड़ा जटिल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सोशल साइंस का नेचर जटिल है, तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसमें बहुत सारे विषय शामिल है। सोशल साइंस का नेचर व्यापक है, बिल्कुल व्यापक है। सोशल साइंस का नेचर बड़ा है, विस्तृत है, व्यापक है, बिल्कुल है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं। फिर आता है सोशल साइंस के अंदर जो हमारी संस्था बनी होती है। अब सोशल साइंस यानी कि समाज में ना बहुत सारी संस्था होती हैं। परिवार एक संस्था है, फैमिली, ठीक है, फैमिली के बारे में हम पढ़ते हैं। फैमिली के अंदर भी बहुत सारी जटिलताएं हैं। फैमिली के अंदर फिर बहुत सारी कास्ट होंगी, मतलब नॉट इन फैमिली, बट जो भी आपका समाज है उसके अंदर बहुत सारी कास्ट होंगी, उन कास्ट की अलग अलग फैमिलीज होंगी, फिर उनके अलग अलग कल्चर्स होंगे, उनकी अलग अलग लैंग्वेज होंगी। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत ही जटिल स्ट्रक्चर है। और इसलिए हम समाज के अंदर, सामाजिक विज्ञान के अंदर संस्था जो हमने बनाई हुई है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो सोसाइटी हो, कोई भी संगठन हमने बनाया हुआ, हम उसका अध्ययन करते हैं। अध्ययन मतलब उसको स्टडी करते हैं, सोसाइटी को स्टडी करते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह की सोसाइटी ऐसा क्यों करती है, एक पर्टिकुलर जगह के लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो हम उनका अध्ययन करते हैं। इसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, समाज के ही द्वारा किया जाता है और समाज की उन्नति के लिए ही किया जाता है। तो ये बिल्कुल जैसे हम डेमोक्रेसी में पढ़ते नहीं है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ये लोकतंत्र है कि लोगों का ही है, लोकतंत्र लोगों के लिए ही है और लोगों के द्वारा ही लोकतंत्र पॉसिबल है। तो वैसे ही सिमिलरली ये जो सोशल साइंस है उसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, यानी कि समाज का अध्ययन किया जाता है, फॉर द समाज होता है, फॉर द सोसाइटी होता है, समाज के द्वारा किया जाता है, मतलब समाज का अध्ययन समाज के द्वारा ही किया जाएगा और समाज को आगे उन्नति मिले उसके किया जाएगा। सो ये भी टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल है। के द्वारा मीन्स बाय द पीपल, टू द पीपल के लिए और समाज का, ऐसे, ठीक है। फिर विज्ञान का मतलब क्या होता है, यानी कि साइंस का मतलब होता है जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको जब हम एक्चुअल उसमें रियल लाइफ में यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं विज्ञान। यानी कि जो आपने ज्ञान को अटेन किया है, जो आपने ज्ञान को प्राप्त किया है, प्राप्त ज्ञान को व्यक्तित्व जीवन में प्रयोग करना, यानी कि जो आपको ज्ञान मिला है उसका इस्तेमाल आप व्यक्तिगत जीवन में करोगे, या फिर आप उसका जो ज्ञान का जो इस्तेमाल है जब आप उसे उसमें करोगे, क्या बोलते हैं, प्राप्त ज्ञान को जब आप एक्चुअली यूज करोगे तो उसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। यानी कि जो भी आपको नॉलेज मिली है जब आप उसको अप्लाई करोगे, ठीक है, अपने जीवन में, या उसको आप कहीं पर भी अप्लाई करोगे तो उसको विज्ञान कहेंगे। तो समाज का मतलब हो गया, सामाजिक विज्ञान में समाज का मतलब हो गया समाज का अध्ययन करना, समाज के अंदर जो भी हम इंटरेक्ट करते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम समस्या है, हम उनका समाधान करेंगे। और विज्ञान का मतलब है जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसको आप अप्लाई करके देखेंगे। सो प्राप्त ज्ञान को व्यक्तित्व जीवन में प्रयोग करना, हमारे व्यक्तिगत जीवन में उसका प्रयोग करना। जैसे अगर हमें पता कि समाज के अंदर डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना, कि हम अपने जीवन में भी फिर डेमोक्रेटिकली सबसे डील करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक इंसान को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, सबको आधी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटो, ठीक है। तो ऐसे करके होता है, इसका असर, हमारे समाज का असर हमारे व्यक्तित्व पर भी पड़ता है, ठीक है। एंड फॉर दैट मैटर हमारे देश का जो भी हमारे देश के जो भी तत्व होते हैं, हमारा देश जैसा होगा उसका असर हम पर भी पड़ेगा। फिर अभी भी नेचर ही चल रहा है, प्रकृति चल रही है। तो देखो, नेचर के अंदर जो सोशल साइंस है वो कोशिश करता है कि बालक का विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। होलिस्टिक का मतलब है समग्र विकास हो, होलिस्टिक मतलब समग्र, ठीक है।
यानी कि सोशल साइंस हमारा और बच्चों का समग्र विकास करने पर जोर देता है कि बच्चों का समग्र विकास होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। सोशल साइंस हमारे अतीत को स्टडी करता है, जो हमने पिछली गलतियाँ की थी उसको देखता है, जो वर्तमान में चल रही हैं चीज़ें उसको देखता है, उसका ज्ञान हमें देता है। तो अतीत की समझ हमें प्रदान करता है, वर्तमान का ज्ञान देता है और फ्यूचर आगे कैसे बेहतर हो सकता है उसका भी ज्ञान हमें सोशल साइंस देता है। सोशल साइंस हमें समान होना सिखाता है, इक्वल होना सिखाता है, सो दैट हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव ना करें। समाज हमको न्याय सिखाता है कि सबके साथ न्यायिक रूप में आपको चीज़ें करनी है, किसी को ज़्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए, ऐसा नहीं करना। जो अगर आप बाँट सकते हो तो अच्छे से बाँटो। सहयोग सिखाता है, सोशल साइंस हमें सहयोग यानी कि जो कॉर्पोरेशन होता है वो सिखाता है, भाईचारा यानी कि जो फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड है, भाईचारा है वो सिखाता है। बलिदान देना कि जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश को बचाने के लिए, आज़ाद कराने के लिए अपनी ज़िंदगी का बलिदान दिया था, तो आप उसकी भी बात कर सकते हो कि बलिदान देना और सहनशीलता, टॉलरेंस भी सिखाता है। अब हमें लग सकता है कि हम क्यों सहन करें कोई चीज़ को, लेकिन हमें कभी-कभी धार्मिक रूप में सहनशील होना पड़ता है। धार्मिक रूप में हमें सहनशीलता यानी कि जो सहिष्णुता होती है, टॉलरेंस होती है, वो दिखानी पड़ती है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मतलब आप लड़ पड़ो, ऐसा नहीं, टॉलरेंस आपको रखना पड़ेगा। तो सोशल साइंस आपको ये भी सिखाता है। अच्छा, सोशल साइंस को करिकुलम में आना चाहिए, बिल्कुल। अगर सोशल साइंस की चीज़ें हमारे करिकुलम का, हमारे बच्चों को पढ़ाने का हिस्सा बने, उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा बने, तो बच्चे न्याय सीखेंगे, जस्टिस सीखेंगे, ठीक है? बच्चे समानता यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट सीखेंगे। बच्चे फ्रीडम को महसूस करेंगे, फ्रीडम के बारे में जानेंगे, अपने अधिकार, अपने राइट्स के बारे में जानेंगे। उनमें फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड आएगा, उनमें बलिदान देना आएगा यानी कि उनमें सैक्रिफाइस करना आएगा, उनमें सहनशीलता आएगी। इसलिए करिकुलम में महत्वपूर्ण स्थान सोशल साइंस को मिलना चाहिए, ठीक है? एकीकृत रूप में पढ़ाना, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, ज्योग्राफी का एक अलग टीचर होगा, पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स का एक अलग टीचर होगा, और सारे जो भी टीचर्स होते हैं वो अलग अलग विषय को तोड़ तोड़ के समझाते हैं, जबकि ये गलत है। आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स को एक साथ करके समझाना पड़ेगा। जैसे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के किसी दो चीज़ों को एक साथ समझा दिया, जैसे किसी भी जगह में अगर रिसोर्सेज यानी कि संसाधन है, ज्योग्राफी का पार्ट है, क्योंकि संसाधन जो है वो मैन मेड तो है नहीं। अब देखो, कोल पेट्रोलियम ये मैन मेड थोड़ी है, ये तो नेचर ने बना के दिए हैं हमको। तो किसी भी जगह की जो ज्योग्राफी होती है, किसी भी जगह का जो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल होता है, उसी से एक तरीके से पता चलता है, या उनके रिसोर्सेज, उनके रॉ मटेरियल से पता चलता है कि ये आगे क्या कर सकता है। आगे ये कृषि करेगा, एग्रीकल्चर करेगा, कृषि करेगा, या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ये क्या करेगा। तो एक तरीके से हमें बच्चों को भी ना इस पूरे सब्जेक्ट को एकीकृत रूप में पढ़ाना चाहिए, इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ाना चाहिए, अलग अलग तोड़ तोड़ के ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए। और ये हमारे अंदर सोशल साइंस हमारे अंदर देश प्रेम भी लाएगा, डेमोक्रेसी लाएगा, इंटरनेशनल हार्मनी यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में सद्भावना होती है, हम एक वर्ल्ड फैमिली है, इसको पहचानने में हमें मदद करेगा सोशल साइंस। और हमारे अंदर पीस आएगा यानी कि शांति की स्थापना हम कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरा जो समाज है ये सभी का सभी के लिए है, तो इसलिए पीस भी मेंटेन होगा। नाउ प्रकृति व्यापक है, विशाल है, ये हमें समझ आया। और इसकी प्रकृति व्यापक और विशाल इसलिए भी है क्योंकि हम अपने सोशल साइंस के अंदर जो हमारी फैमिली होती है, फैमिली का स्टडी करते हैं। फैमिली है तो शादियों का भी स्टडी होगा, मैरिज के लिंक्स, मैरिज के टाइज का भी स्टडी होगा, और कास्ट सिस्टम का भी स्टडी होगा, जो जाति व्यवस्था बन रखी है उसका भी स्टडी होगा। सो बेसिकली बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। और अगर आप इन डेप्थ सोसाइटी के अंदर जाते जाओगे, बहुत सारे नंबर ऑफ टॉपिक्स के पेजेस खुलते जाएंगे। नंबर ऑफ टॉपिक के पेजेस का मतलब है बहुत सारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स या बहुत सारे नंबर ऑफ टॉपिक्स आपके लिए खुलते जाएंगे, जो कि आप पढ़ सकते हो। फैमिली के बारे में, कास्ट के बारे में, शादियों के बारे में कि कौन से वर्ग के लोग शादी सबसे ज़्यादा किधर करते हैं, कौन से स्टेट के लोग शादियाँ कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, क्योंकि ये जटिल चीज़ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेचर कैसा है सोशल साइंस का, तो भाई जटिल है, व्यापक और विस्तृत भी है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स का, नॉट टॉपिक्स, बहुत सारे विषयों का ये समावेश है, मतलब ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। फिर आता है रीति रिवाज, हमें अपने रीति रिवाज पता चलते हैं, जो कस्टम्स होते हैं वो पता चलते हैं, परंपरा यानी कि जो ट्रेडिशंस होते हैं उनका भी अध्ययन इसमें किया जाता है, इन सभी का अध्ययन करते हैं। दूसरा, सोशल साइंस पढ़ करके हम अपना योगदान भी दे सकते हैं, हम कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं अपना। जैसे कि अगर मुझे मेरे अधिकार पता चल गए, ठीक है, तो मुझे अपने अधिकार पता है, तो मुझे दूसरे के भी अधिकार पता है। यदि दूसरे के अधिकारों का हनन होता है तो मैं उनको जाकर के बोल सकती हूँ कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही हूँ, ठीक है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार जो
समाज है ना, उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए, उसमें थोड़ा-सा अमेंडमेंट होना चाहिए, तो मैं वो भी करने की कोशिश करूँगी अपने लेवल पर। जो भी मैंने आज तक सीखा है, तो मैं अगर कोई सुधार लाना चाहूँगी तो मैं भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, ठीक है? मैं भी कुछ प्रपोज़ल लेकर आ सकती हूँ कि हम ऐसा कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये था नेचर ऑफ सोशल साइंस के बारे में। तो अभी हमने मीनिंग पढ़ा है, अभी हमने नेचर पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? अब हम पढ़ेंगे इसका स्कोप। स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र। स्कोप को हम कहते हैं क्षेत्र से, ठीक है? क्षेत्र यानी कि इसका क्षेत्र कितना बड़ा है। क्या कर सकते हो आप सोशल साइंस पढ़ के? सोशल साइंस पढ़ के वैसे एक मीनिंग इसका ये भी होता है कि सोशल साइंस पढ़ कर के क्या-क्या स्कोप है। आप क्या कर सकते हैं? आप टीचर बन सकते हो, आप इवन ज्योग्राफी पढ़ के जो जियोलॉजिस्ट हैं, आप वो बन सकते हैं। आप नासा में भी जा सकते हैं, अगर कोई पोस्ट है उससे रिलेटेड तो। और मतलब ज्योग्राफी अगर आपने ली है, ज्योग्राफर बन सकते हैं, या फिर हिस्टोरियन बन सकते हैं, या फिर आप एज़ अ अच्छे नागरिक भी बन सकते हैं, अगर कुछ वैसे भी नहीं बने तो। मतलब अगर आपका ये वाला प्रोफ़ेशन नहीं रहा तो आप अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो स्कोप तो ये है इसका। और यहाँ पर यस, यहाँ पर क्षेत्र की बात हुई है। किसकी बात हुई है? क्षेत्र की। तो इसका क्षेत्र कैसा है? अगेन विशाल क्षेत्र है। अगेन क्षेत्र बहुत विशाल है, विस्तृत है। ऑल सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव। मेंशन्ड अबव मतलब इससे पहले की स्लाइड में जितने भी जो मैंने सब्जेक्ट मेंशन किए थे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सिविक्स हो, जो लिटरेचर हो, या कोई भी अन्य सब्जेक्ट हो, जितने भी सब्जेक्ट है वो सब कुछ इसमें शामिल होते हैं, इसलिए इसका स्कोप बढ़ जाता है। तो देख रहे हो आप, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप एक तरीके से सेम ही है, इंटर रिलेटेड है। विशाल है, विशाल प्रकृति है, विस्तृत है, बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया, बहुत ज़्यादा जटिल विषय है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट इसके अंदर जितने भी जो भी बताए वो सारे इसके अंदर आते हैं। और ये मॉडर्न प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बताती है। मतलब अगर आप सोशल साइंस पढ़ते हैं तो इसका स्कोप ये है कि आपकी मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, आपकी जो अभी की तत्कालीन समस्या है, तत्कालीन घटनाओं के बारे में बताता है, उनकी समस्याओं को सुधारता, सॉल्व करता है। और कंटेम्प्रेरी इश्यूज, कंटेम्प्रेरी का मतलब है सामयिक मुद्दे। सामयिक मतलब अभी हमारे सामने पॉपुलेशन की समस्या है, वाटर की समस्या है, वाटर स्कैरसिटी हो रही है, उस चीज़ की समस्या है। हमारे अंदर हमारे पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की समस्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का काम करता है सोशल साइंस। बहुत सारे सजेशंस यानी कि सुझाव देता है। सो इसलिए सोशल साइंस एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अगर स्कोप की बात करें तो स्कोप बहुत बड़ा है, विस्तृत है, क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत है, सिस्टमैटिक है, क्रमबद्ध है, विविधता आपको देखने को मिलेगी। आप ये सोचो कि हमारे ही देश के अंदर जलवायु तो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। एक जगह आपको माउंटेन देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी ठंड है वहाँ पे। एक जगह आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, बहुत गर्मी है। एक जगह आपको बहुत अच्छा मौसम देखने को मिलेगा। एक जगह आपको बाढ़ भी दिख जाएगी, तो एक जगह आपको सूखा भी दिख जाएगा। सो कहने का मतलब विविधता बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे अंदर विविधता है तो हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट, हमारे भौतिक इन्वायरमेंट में तो और विविधता है, ठीक है? तो विविधता बहुत ज़्यादा है। डीपली यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ना, इसका स्कोप कैसा है? डीप है। सघनता, सघनता इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये हर चीज़ की बहुत गहराई से छानबीन करके आपको बताता है। जैसे यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। देखो, दो इसमें बताए गए हैं, दो वो मीनिंग्स बताए हैं क्षेत्र के। स्कोप के दो मीनिंग बताए हैं। एक स्कोप हो गया नंबर ऑफ सब्जेक्ट, कि बहुत सारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट है। और एक हो गया नंबर ऑफ एक्सपीरियंस जो आपको मिलेंगे डीप जाकर के जो आप पढ़ाई करोगे। एक है कि बहुत ज़्यादा विस्तृत है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे मतलब ऐसे नोट डाउन भी की थी कि स्कोप जो है वो दो इसके अंदर मीनिंग देता है। एक देता है कि इसका स्कोप बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और एक स्कोप ये भी देता है कि इसमें सघनता बहुत ज़्यादा है। सघनता मतलब इसमें डीप, जिसको हम कहते हैं गहराई, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर विषय को गहराई से अध्ययन करता है। इसलिए इसमें आपको नंबर ऑफ एक्सपीरियंस पता चलेंगे, बहुत सारे वेरियड अलग अलग एक्सपीरियंस पता चलेंगे। इसमें हमें अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अपने रिलेशन को कैसे अच्छा रखना है ये भी पता चलेगा, राइट? तो ये था स्कोप ऑफ सोशल साइंस। अब स्कोप ऑफ सोशल साइंस में एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है? अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? कॉज का मतलब है कारण, कारण और प्रभाव। इफेक्ट मीन्स प्रभाव, यानी कि किसकी वजह से, किस कारण की वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है। एग्जाम्पल दूँ एक छोटा सा, अर्थक्वेक का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो अर्थक्वेक आता है प्लेट्स में कंपन होने की वजह से जो नीचे हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यही कहती है कि प्लेट में कंपन होने की वजह से अर्थक्वेक आता है। तो कॉज क्या है, कारण क्या है? प्लेट्स का आपस में टकराना या उनके बीच में घर्षण होना, फ्रिक्शन होना, कंपन होना, जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशंस होना। सो ये कारण है, और इसका इफेक्ट हमें धरातल पर देखने को मिलता है कि सब कुछ ऐसे हिलता है। जैसे कि जो विंडोज़ है वो हिलने लगती हैं, जो
और भी मतलब जो चीज़ें हैं वो ऐसे धरती जो है वो हिलने डोलने लगती है। सो कॉज़ क्या है और उसका कारण क्या है? तो वैसे ही यहाँ पे स्कोप में भी बताया हुआ है कि सबसे पहली चीज़ आपको सोशल साइंस में अतीत की घटना का आप स्टडी करते हो। अगर आपने पास्ट को स्टडी कर लिया, अतीत की घटना को अगर आपने स्टडी कर लिया, तो अतीत की घटना का जो वर्तमान पे इम्पैक्ट पड़ेगा और आज जो हम वर्तमान में डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, उसका जो फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़ेगा आपको वो समझ आएगा। तो कॉज़ क्या है? यानी कि आज जो कुछ भी हो रहा है, आज हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, आज हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, इसका कारण हमारा अतीत है कि हमने अतीत में इतना स्ट्रगल किया है, हमने अतीत में इतना संघर्ष किया है कि आज हमारे यहाँ पर लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी है। तो कारण वो था, इसका असर हमें अभी इम्पैक्ट अभी देखने को मिल रहा है। आज जो भी हम करेंगे उसका इम्पैक्ट हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ अ साइंस, इसलिए हम इसको साइंस कहते हैं, क्योंकि साइंस में हर किसी चीज़ के पीछे का एक कारण होता है और हम जो भी परसों हमने कोई डिसीजन लिया उसका असर आज या आगे आने वाले कल पे पड़ेगा, तो वो साइंस ही है कि ये हुआ था, ये डिसीजन लिया था, इसीलिए इसका ये असर पड़ा, इसलिए इसको हम साइंस भी कहते हैं। तो इसके अंदर रीज़न है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा किसी चीज़ के पीछे और उसका रिजल्ट का फिर हम एनालिसिस करते हैं, उसके रिजल्ट उसके परिणाम को हम समझते हैं। ठीक है, सो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करता है, इसीलिए जो ये जो हमारा सोशल साइंस है इसको हम साइंस कह रहे हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में कौन आता है, अ स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन, यानी कि सोशल साइंस में हम ह्यूमन रिलेशंस पढ़ते हैं, यानी कि जो एक इंसान के रिलेशंस है उनको पढ़ते हैं, लेकिन कैसे इंसान का इंसान के साथ जो रिलेशन है हम वो भी पढ़ लेते हैं, इंसान का जो एक इंस्टीट्यूशन के साथ रिलेशन है हम वो भी पढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ कैसा संबंध है, एक इंसान का एक संस्था के साथ कैसा संबंध है, चाहे वो कोई भी संस्था हो, संस्था जैसे वो सरकारी संस्था हो, गवर्नमेंट की हो, चाहे वो प्राइवेट की संस्था हो, चाहे वो सोसाइटी एक संस्था हो, उससे कैसा हमारे साथ रिलेशन है। ग्रुप टू ग्रुप यानी कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से क्या रिलेशन है, और एक इंसान का पूरे वर्ल्ड पूरे विश्व से क्या रिलेशन है, ये भी हम किस में पढ़ते हैं, सोशल साइंस के अंदर पढ़ते हैं, इसीलिए इसका स्कोप बढ़ जाता है। सो मैंने क्या बताया कि अभी हम इसके स्कोप के बारे में पढ़ रहे थे, क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो सोशल साइंस का क्षेत्र बहुत बड़ा है क्योंकि ये कॉज और इफेक्ट की बात करता है कि कोई कारण पक्का होगा, उसी का असर किसी चीज़ से पड़ रहा है, इसलिए। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि मेरी डॉग जो है वो भौंकने वाली है, सो ओके, सो सेकंड वाला है नहीं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला है अ स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन का मतलब है कि इसके अंदर जो, क्योंकि हम समाज का एक हिस्सा हैं, तो सोशल साइंस का स्कोप इतना बड़ा है कि उसमें हम ह्यूमन रिलेशन को भी स्टडी करते हैं। एक इंसान का एक इंसान से कैसा रिलेशन होगा, एक इंसान का उसके संस्था से कैसे रिलेशन होगा, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप, एक समूह का दूसरे समूह से कैसे रिलेशन होगा, और एक इंसान का पूरे होल वर्ल्ड से कैसा रिलेशन होगा। फिर आता है द स्टडी ऑफ सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि सोशल साइंस के अंदर हम अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास के जो चीज़ें होती हैं उनका भी स्टडी करते हैं, जैसे सामाजिक और भौतिक पर्यावरण, यानी कि हमारा जो वातावरण होता है सामाजिक, यानी कि हमारे समाज में कैसे लोग हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। हमारा जो भौतिक पर्यावरण है, हमारा जो एयर है, पानी है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है हम उसका स्टडी करते हैं, और इवन हम चेंजेस का भी अध्ययन करते हैं, जैसे कि माइग्रेशन है। देखो, लोग माइग्रेट कब करते हैं, जब उनको यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, ए जगह से लोग बार बार बी जगह पे जा रहे हैं, या तो ये विलेज हो सकता है, क्योंकि विलेज एंड जो अर्बन एरिया होता है उसका माइग्रेशन होता है, उसका जो प्रवास है वो होता है, क्योंकि आप अच्छी वो लेने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप एजुकेशन, आप एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आप दूसरी जगह पे जाओगे ही जाओगे, तो माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, हमें इसके बारे में पता चलता है कि हमारा भौतिक एनवायरनमेंट और हमारे सोशल एनवायरनमेंट में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चलता है, मतलब माइग्रेशन है अनएम्प्लॉयमेंट में, आईटीसी कैसा है, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैसा है, यहाँ की ईटिंग हैबिट्स कैसी है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में भी पता चलता है। सो इसलिए सोशल साइंस में हम अपने भौतिक एनवायरनमेंट का भी ज्ञान लेते हैं, हासिल करते हैं, और अपने समाज का भी। ठीक है, समाज में एक पर्टिकुलर तबके के लोग ही माइग्रेट क्यों हो रहे हैं, क्या पता उनको परेशान किया जा रहा हो, क्या पता वास्तव में उनके पास कोई काम ना हो इसलिए वो जाना चाहते हो, एम्प्लॉयमेंट क्यों है और किस क्षेत्र में है ये भी हमें पता चल सकता है, लोगों की खाने पीने की हैबिट क्या है वो भी पता चल सकता है, तो इसलिए हमें समाज से बहुत कुछ पता चल सकता है, इसलिए इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। ठीक है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। फिर आता है टू डेवलपमेंट होलसम हैबिट्स, यानी कि जो सोशल साइंस होते हैं वो हमें इसलिए भी पढ़नी चाहिए क्योंकि ये हमारी आदतें बनाता है, अच्छी आदतें, हमारे अंदर अच्छे एटीट्यूड्स को लेकर के आता है। अच्छा, टेस्ट लिखा है, ये टेस्टी हो गया यहाँ पे है, वो भी TEA वाला। ओके, मैं इसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो ये टेस्ट हो गया है, सो यानी कि
टेस्ट और हमारी कैपेबिलिटीज़। एक सेकेंड ये हाँ, सो डेवलपमेंट होलसम हैबिट्स, ये हमारे अंदर की हैबिट्स और अच्छी आदतें बनाता है। एटीट्यूड हमारे अंदर अच्छे लेकर के आ सकता है, हमें अच्छी चीज़ें सिखा सकता है, हमारा टेस्ट किसी चीज़ के डेवलप कर सकता है, कैपेबिलिटीज़ हमारे अंदर आ सकती है, क्षमताएँ हमारे अंदर आ सकती हैं, हमें नैतिक मॉरल वैल्यू सिखा सकता है, हमें कोड एंड कंडक्ट जो सोसाइटी के हिसाब से चलना है वो सिखा सकता है, हमें अपना उत्तरदायित्व सिखा सकता है। और पहले ये सभी काम ना धर्म का हुआ करता था, लेकिन हम थोड़ा-थोड़ा सा आज ना धर्म से दूर जाते जा रहे हैं। क्योंकि पहले ना पता है शिक्षा कहाँ मिलती थी? मंदिरों में मिलती थी पहले शिक्षा। पर आज तो मंदिर और जो ये स्थान होते हैं, स्कूल्स, वो अलग कर दिए हैं। तो इसलिए पहला जो उत्तरदायित्व होता था वो धर्म के पास होता था, बट नाउ ऑन स्कूल, यानी कि अब ये जो बर्डन कह लो या फिर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए स्कूल में ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो हमें मॉरलिटी सिखाए, जो हमें नैतिकता सिखाए, जो हमें बहुत सारे कोड कंडक्ट होते हैं वो सब कुछ सिखाए। इसके अलावा स्टडी ऑफ करंट इवेंट्स, यानी कि जो सोशल साइंस है वो आज के जो करंट इवेंट्स अभी चल रहे हैं हाल फिलहाल के, उनको भी स्टडी करता है। और इससे हम अपने आसपास जो चेंजेस हैं उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सोशल साइंस का स्कोप देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। क्यों बड़ा है सोशल साइंस का जो स्कोप होता है? क्योंकि हम उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स का अध्ययन करते हैं। उसके अंदर हम जो अभी हमने जो देखा सारी कुछ चीज़ें, कि उसके अंदर हम अपने फैमिली वगैरह का भी अध्ययन करते हैं, उसके अंदर हम अच्छी आदतें सीखते हैं, इसलिए उसका क्षेत्र बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा है सोशल साइंस का। उसके अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझते हैं। और अभी जो हमने जस्ट अभी समझा था क्या, अभी के उसमें हम करंट इवेंट्स के बारे में समझते हैं। करंट इवेंट्स यानी कि अभी जो चल रहा है उसके बारे में। तो इसलिए भी इसका क्षेत्र बड़ा हो जाता है, क्योंकि आज जो चल रहा है और उसकी वजह से जो आगे चेंजेस आएंगे उनके बारे में भी हमें पता चलता है। फिर आता है टू इनक्यूलकेट एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। सोशल साइंस इसलिए भी ज़रूरी है सो दैट हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छे संबंधों को विकसित कर सकें, क्योंकि आज ना हम ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर बैठे हैं। कहने का मतलब एक लाइन थी बुक के अंदर कि आज हम ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि कुछ भी हो रहा है। जैसे ज्वालामुखी फटती है तो एकदम से वो मैग्मा जो है सारा बाहर आ जाता है, लावा जो है सबसे सारा बाहर आ जाता है। सो ज्वालामुखी पर्वत इसलिए कह रही है क्योंकि हर जगह पे कोई ना कोई हेट्रेड है, हर जगह पे हॉटस्पॉट बना हुआ है। हॉटस्पॉट का मतलब है वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, फाइट्स चल रही हैं, मतलब और बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी बातों पर बहुत बड़ा एस्केलेट हो जाता है, तो हॉटस्पॉट है। आज फ़ियर है, हर जगह डर है, डाउट है, आशंकाएँ हैं। अंडर डेवलप और डेवलपिंग और डेवलप्ड के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहा है। आर्म्स रेस बढ़ती जा रही है, यानी कि कोई ना कोई हथियार जो है उसकी होड़ में लगा हुआ है। मतलब 1945 से लेकर के जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 टू 1991 तक तो आर्म्स रेस अपनी चरम सीमा पे थी। मतलब बीच में 60s 1969 के आसपास या कुछ ऐसा 71 अराउंड आसपास थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन फिर भी आर्म्स रेस तो बढ़ती जा रही थी। बहुत सारे ऐसे उन्होंने वो किए थे, साइन किए थे डॉक्यूमेंट्स के अब हम इतना ज़्यादा जो आर्म्स रेस है, हथियारों की होड़ है, वो नहीं करेंगे, बट तब भी चल रही थी। तो इसलिए हमें अपने इंटरनेशनली अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ये चीज़ आपको सोशल साइंस भी समझा सकता है, सिखा सकता है। प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, प्रैक्टिकल स्टडी मतलब सोशल साइंस आपको और भी चीज़ें पढ़ने को मजबूर कर सकता है। आप लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हो, आप डिबेट डिस्कशन कर सकते हो, चर्चाएं कर सकते हो, आप बच्चों को फील्ड ट्रिप्स पे लेके जा सकते हो, आप बच्चों को नागरिक अधिकार के बारे में पढ़ा सकते हो और उनका चरित्र निर्माण भी कर सकते हो, यानी कि कैरेक्टर बिल्डिंग भी कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा काम है सोशल साइंस के पास, तो उसका स्कोप ऑलरेडी बड़ा हो जाता है। स्टडी द लिंक ऑफ प्रेजेंट विद पास्ट, यानी कि स्टडी द लिंक जो प्रेजेंट में चल रहा है और जो पास्ट में हो चुका है उसका लिंक देता है, पास्ट को प्रेजेंट के साथ जोड़ता है। इसलिए इसका क्षेत्र असीमित है, क्योंकि हम प्री हिस्टोरिक का मतलब है कि जब हमारी इतिहास की शुरुआत भी नहीं हुई थी, उस प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर के अनसीन फ्यूचर जो अभी हमने देखा भी नहीं है, वो फ्यूचर का अध्ययन करके आपको ये बताता है। कई बार जो सोशल साइंस है वो प्रिडिक्शंस भी करता है, प्रिडिक्शंस जिसको हम कहते हैं, अनुमान भी लगाता है कि ऐसा हुआ है तो आगे फ्यूचर में जाकर के ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ये इसका स्कोप था। हम लोगों ने क्या क्या देखा? मीनिंग देख लिया, मीनिंग ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, नेचर व्यापक है, बहुत ज़्यादा विस्तृत नेचर है, जटिल है, नेचर भी देख लिया। और अभी हमने क्या देखा? नेचर एंड स्कोप भी देख लिया कि स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब आगे चल के हम क्या देखेंगे? एम्स पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट उसमें हम क्या पढ़ेंगे? एम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, एम्स ऑब्जेक्टिव। और एक दो टॉपिक्स और हैं इसके अंदर, मतलब और एक दो टॉपिक्स हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो सोशल साइंस है उसका बाकी के सब्जेक्ट के साथ कैसा रिलेशन है, और सोशल साइंस का ही बाकी जो
फिजिकल साइंस होते हैं, भौतिक विज्ञान होता है, उसके साथ कैसा रिलेशन है। तो अभी के लिए तो बस हम इतना ही समझते हैं, ठीक है। आप इसको रिवाइज करना, और सारे जितने भी इसके वो बनाए हुए हैं ना, इसके जो नोट्स होते हैं ना, वो नीचे का एक सेक्शन होता है, क्या बोलते हैं उसको, जिसके अंदर वो सारा हम कंटेंट लिखते हैं नीचे, उसके अंदर मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है आई थिंक, उसके अंदर सभी जो भी कराया हुआ है, चाहे वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कराया हो या सीटेट का करवाया हो, कुछ भी, उसके अंदर सारा कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। चलो। सो लर्नर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जो भी हम वीडियोस या टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आप कमेंट करिए बिकॉज कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर। वहाँ पे जाके आप अपने जो भी फीडबैक्स हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। और एक और चीज़, आप हमारे लोगों को मत भूलेगा, जो है करियर ग्लो, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको हेल्प करेगा टीचिंग एग्जाम्स या जो भी आपकी परेशानी होंगी उनको सुनेगा ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।